वो समुद्र पर ऐसे फैल गई जैसे किसी ने दूध उंडेल दिया हो। उसने क्षितिज को निगल लिया और सीगल पक्षियों की आवाजों की भी दबा दिया। कप्तान एलियास वेन अपने पुराने और तूफानों से टूटे जहाज द मॉर्निंग स्टार के अगले हिस्से पर खड़ा सफेद खालीपन को घूर रहा था। हम बहुत ज्यादा पूर्व की ओर बह आए हैं। उसकी प्रथम सहायक नोरा बुदबुदाई। यहाँ कुछ भी नहीं है। एलियास ने फिर से नक्शा खोला। पुराने पीले पड़े कागज उसके हाथों में चरमराए। काली स्याही से बना अजीब चिन्ह, एक वृत्त जिसे 3 टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं ने काट रखा था, अब भी उसी जगह बना था जहां कोई द्वीप नहीं होना चाहिए था। यहां कुछ है, उसने धीमे से कहा। जहाज की रेलिंग पर रखा कंपास पागलों की तरह घूमने लगा, फिर अचानक रुक गया, सीधे उत्तर की ओर। तभी धुंध के भीतर कहीं एक घंटी बजी। उनके जहाज से नहीं, सब जम गए। फिर वही आवाज, डोंग, धीमी, गहरी, प्राचीन। दल के सदस्य घबराई नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। नाविक कई चीजों से डरते थे, तूफान, चट्टानें, भूख, लेकिन खाली समुद्र में बजती घंटियां अशुभ संकेत मानी जाती थीं। धुंध के भीतर से काले पहाड़ उभरने लगे, जो समुद्र से ऐसे उठ रहे थे जैसे किसी दानव के दांत हो। एक द्वीप अचानक प्रकट हुआ, मानो वो पहले से उनका इंतजार कर रहा हो। उसके ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ रहा था, उसके किनारों से कोई लहर नहीं टकरा रही थी, यहां तक कि समुद्र भी उससे डरा हुआ लग रहा था। सूर्यास्त तक उन्होंने काले रेत वाले किनारे के पास लंगर डाल दिया। द्वीप अस्वाभाविक रूप से शांत था। घनी जंगल खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ते हुए बीच के विशाल पर्वत तक पहुंच रही थी। उसकी चोटी पर सफेद पत्थरों का एक ऊंचा टावर खड़ा था। यहां कोई रहता है, नोरा फुसफुसाई। नहीं, इलियास बोला, यहां कोई रहता था। उस रात दल ने आग नहीं जलाई। पेड़ों के नीचे फैला अंधेरा जीवित सा लग रहा था, मानो चांदनी से परे कोई उन्हें घूर रहा हो। आधी रात के आसपास अचानक एक चीख गूंज उठी। दल का एक नाविक ब्रिग्स जंगल से लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। उसका चेहरा मौत जैसा सफेद था। मैंने उसे देखा, वो हांफती हुई बोला। किसी ने पूछा। सफेद कपड़ों वाली औरत को। उससे और कुछ पूछने से पहले ही ब्रिग्स बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब सब जागी तो उन्होंने देखा कि पूरी शिविर की चारों ओर अजीब पैरों की निशान बनी हुई थी, नंगे इंसानी पैरों की निशान, सैकड़ों। सभी जंगल की ओर जा रहे थे, कोई भी वापस नहीं आ रहा था। एलियास, नोरा और 3 नाविक द्वीप के भीतर की ओर बढ़े। जितना गहरे वे जाते गए, द्वीप उतना ही अजीब होता गया। पेड़ अस्वाभाविक आकारों में मुड़े हुए थे। बेलों के बीच पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं, जिनके चेहरे समय ने मिटा दिए थे, और हर जगह उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। शब्द नहीं, मानो यादें बोलने की कोशिश कर रही हों। दोपहर तक वे एक खंडहर बने गांव तक पहुंचे। घर काई और जड़ों के नीचे टूट चुके थे। जंग लगे औजार वहीं पड़े थे जहां लोगों ने सदियों पहले उन्हें छोड़ा होगा। तभी नोरा को कब्रें मिली, सैकड़ों कब्रें। हर कब्र पर एक ही तारीख लिखी थी, 31 अक्टूबर 1821। क्या ये सब एक ही दिन मरे थे? एक नाविक ने कांपती आवाज में पूछा। एक ठंडी हवा पूरे गांव से गुजरी। पहाड़ पर बने टावर की घंटी अचानक बज उठी। डोंग, डोंग, डोंग। उसकी आवाज पूरे द्वीप में चेतावनी की तरह गूंज उठी। उस रात धुंध फिर लौट आई, लेकिन इस बार वो पेड़ों के बीच चल रही थी। उसके भीतर आकृतियां थीं, मानव आकृतियां। दल ने खुद को एक टूटे हुए घर के भीतर बंद कर लिया, जबकि बाहर पीली धुंध में आकृतियां चुपचाप घूम रही थीं। एलियास ने दीवार की दरार से बाहर झांका। गांव वाले, या जो कुछ उनका बचा था। उनकी आंखें हल्की चांदी जैसी चमक रही थीं। उनके मुंह खुले थे, जैसे वे बोलना भूल चुके हों। और उनके बीच सफेद कपड़ों वाली वही औरत चल रही थी। वो घर के बाहर आकर रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा एलियास की ओर घुमाया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। उसकी आवाज दूर से आती गूंज जैसी थी, मानो पानी के भीतर से सुनाई दे रही हो। तुम कौन हो? एलियास ने पूछा। मैं रखवाली करने वाली थी। उसने पहाड़ पर बने टावर की ओर इशारा किया। जब घंटी बजना बंद कर देती है, तब यह द्वीप जाग जाता है। नोरा ने भौहें सिकोड़ ली। इसका मतलब क्या है? औरत का चेहरा अंधेरा पड़ गया। बहुत पहले यहां के लोगों को पहाड़ के नीचे कुछ मिला था, कुछ ऐसा जो अंधेरे में सो रहा था। उस घंटी को उसे सुलाए रखने के लिए बनाया गया था। एक और घंटी की आवाज पूरे द्वीप में गूंज उठी, लेकिन समय हर चीज को कमजोर कर देता है। बाहर चांदी जैसी आंखों वाले गांव वाले पहाड़ की ओर मुड़ने लगे। घंटी मर रही है,
रखवाली करने वाली ने फुसफुसाकर कहा। और जब ये पूरी तरह शांत हो जाएगी, नीचे की चीज जाग उठेगी। सुबह होते ही दल पहाड़ पर चढ़ने लगा। टॉवर किनारे से दिखने की तुलना में कहीं ज्यादा विशाल था। चिकने सफेद पत्थरों से बना वो समय से अछूता लगता था। उसके भीतर एक विशाल काली घंटी लटकी हुई थी, जिस पर अजीब प्रतीक बने थे। उसके बीचों बीच एक बड़ी दरार थी। हर बार उसकी आवाज पहले से कमजोर लगती थी। टॉवर के नीचे एक सीढ़ी गहराई में उतर रही थी। नीचे से गर्म हवा आ रही थी और कुछ हिल रहा था। नाविक भाग जाना चाहते थे, लेकिन इलियास सबसे पहले नीचे उतरा। सुरंग उन्हें एक ऐसे गुफानुमा कक्ष में ली गई जो किसी गिरजाघर से भी बड़ा था। उसके बीचों बीच एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जो भारी जंजीरों से बंधा हुआ था। वे जंजीरें टूट रही थीं। दरवाजे के पीछे से सांस लेने जैसी आवाज आ रही थी, धीमी, भूखी। गुफा की दीवारों पर मरे हुए लोगों ने नाखूनों से संदेश खरोंच रखे थे। मत खोलो, इसे सोने दो, हम बहुत देर कर चुके थे। अचानक ऊपर घंटी ने आखिरी बार जोरदार आवाज की। क्रैक। फिर सन्नाटा। जंजीरें टूट गईं। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके पीछे के अंधेरे में एक विशाल आंख खुल गई। पूरा द्वीप हिंसक रूप से कांप उठा। ऊपर से चीखें सुनाई देने लगी क्योंकि मृत गांव वाले धूल में बदल रहे थे। पहाड़ फटने लगा और काला धुआं आसमान में उठने लगा। भागो, नोरा चिल्लाई। दल समुद्र की ओर दौड़ पड़ा, जबकि पीछे द्वीप टूट रहा था। पेड़ गिर रहे थे, चट्टानें समुद्र में बिखर रही थीं। लेकिन इलियास रुक गया। किनारे पर वही रखवाली करने वाली खड़ी थी, शांत भाव से विनाश को देखती हुई। तुम जानती थी कि ऐसा होगा, इलियास ने कहा। उसने दुख भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये द्वीप तब प्रकट होता है जब दुनिया इसे भूल जाती है। रखवाली करने वाली ने टूटते हुए पहाड़ की ओर देखा। कुछ ऐसा जो मानव जाति से भी पुराना है। समुद्र ने उसके पैरों के नीचे की जमीन निगल ली और अब वो जाग चुका है। धुंध आखिरी बार पूरे द्वीप पर फैल गई। उसने खंडहरों, पहाड़, टॉवर और रखवाली करने वाली को निगल लिया। फिर द्वीप गायब हो गया, पूरी तरह, मानो वो कभी था ही नहीं। कई हफ्तों बाद द मॉर्निंग स्टार मुश्किल से बंदरगाह तक पहुंचा। जहाज पर केवल 4 लोग बचे थे। किसी ने उनकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। नक्शों में ऐसा कोई द्वीप नहीं था। कोई रिकॉर्ड उसका जिक्र नहीं करता था। कुछ भी नहीं। फिर भी, आज भी ठंडी समुद्री रातों में नाविक कभी कभी धुंध के भीतर से आती एक दूर की घंटी सुनते हैं। डों, डों, डों।